Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. यानी कि एलिंग प्लेनेट यानी कि एक बीमार ग्रह है. यानी कि जो ये बीमार ग्रह है ये और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम सब रहते हैं. और इसमें जो हरित आंदोलन है यानी कि जब ग्रीन मूवमेंट है, इसकी भूमिका के बारे में बताया है. इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, यानी कि मानव की मनुष्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके रहते हुए वे वन कटाव यानी कि वृक्षों को ख़त्म करते जा रहे हैं. तो जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है और हर तरफ असंतुलन होने की वजह से जो हमारा ग्रह है, जो ये पृथ्वी है, ये बीमार हो गई है. तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जो ये पृथ्वी है ये हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारी आने वाली संतान का एक हक है. यानी कि हमने आने वाली संतानों से यानी कि आने वाली पीढ़ियों से हमने ये पृथ्वी उधार ली है, जिसकी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी का हम इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, जिससे कि हम उनको एक स्वस्थ प्लेनेट यानी कि स्वस्थ जो ग्रह है, जो पृथ्वी है, हम उनको लौटा सकें, जिससे कि वो अच्छे से जी पाएँ. अगर हम ही सारी पृथ्वी का असंतुलन बिगाड़ देंगे, जो इसका जो संतुलन है, सभी पेड़ों को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा. तो यही कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में है कि जो हमारी पृथ्वी ये बीमार है और इसमें जो हरित आंदोलन है ये एक प्रकार का एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी क्रांति है जिसे पूरे विश्व का जो केंद्र है यानी कि पूरे विश्व का जो विचारधारा है अपने अंदर केंद्रित कर ले, यानी कि सभी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं और ये जानेंगे कि इस चैप्टर में और क्या बात है आपको बताया गया. जो ये चैप्टर है ये नानी पालकीवाला ने लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं. तो उनकी विचारधारा क्या है इस चैप्टर को लेकर के, तो हम वो भी जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आइए चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि नो वन कैन रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज ग्रीन मोमेंट. यानी कि जो हरित आंदोलन है, इस आंदोलन के जैसा कोई भी किसी भी प्रकार का जो आंदोलन है पूरे विश्व इतिहास में उसको याद नहीं कर सकता. विच हैज़ ग्रिप्ड यानी कि जिसने केंद्रित कर लिया, यानी कि जिसने जकड़ लिया है द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, यानी कि जिसने संपूर्ण मानव जाति का जो ध्यान है, जो विचारधारा है, वो अपने में केंद्रित कर ली है, यानी भी उनको जकड़ लिया है. सो कम्प्लीटली पूर्ण रूप से एंड सो रैपिडली बहुत ही तेज़ गति से एज द ग्रीन मूवमेंट यानी कि जो कि हरित आंदोलन है, इसके जैसी कोई भी ऐसी क्रांति या कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चला है. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जिसकी शुरुआत लगभग 25 वर्ष पहले हुई. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. यानी कि सन 1972 में जो विश्व की जो पहली है, यानी कि विश्व की पहली नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो ग्रीन पार्टी यानी कि जो हरित जो संगठन है उसको बनाया गया. वाज फाउंडेड उसको बनाया गया इन न्यूजीलैंड में. सिंस देन तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा. आगे इसमें बताया गया है कि वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, कि हमने अपनी आशाओं को हटा लिया है, यानी कि एक तरफ कर लिया है. इररिवोकेबली अपरिवर्तनीय रूप से, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, अनचेंजेबल तरीके से. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू यानी कि यांत्रिक दृष्टिकोण से हटा लिया है. टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के संपूर्ण और पारिस्थितिक व्यू को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमने यांत्रिक दृष्टिकोण से अपने आशाओं को हटा करके विश्व के संपूर्ण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी आशाओं को हटा लिया है, यानी कि उसमें परिवर्तन कर दिया है. यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमने संपूर्ण जीवों और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसके बारे में अपना जो आधार दृष्टिकोण है उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश की है. यानी कि यांत्रिक दृष्टिकोण से हटा करके उन्होंने विश्व की संपूर्ण जो प्रकृति है और उसके जीवों के पारस्परिक तालमेल पर अपने दृष्टिकोण को लाकर रख दिया है.
इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज एवोल्यूशनरी, यानी कि जो ये परिवर्तन है ये मानवीय समझ में, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन परसेप्शन है कि मानवीय समझ यानी कि मनुष्य की समझदारी, यानी कि उसको लेकर के ये इतना ही क्रांतिकारी परिवर्तन है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जितना कि कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। हु टॉट मैनकाइंड, यानी कि जिसने संपूर्ण मानव जाति को ये बताया, ये सिखाया इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में, दैट उन्होंने 16वीं शताब्दी में संपूर्ण मानव जाति को ये बताया, पहली बार ये बताया दैट द अर्थ यानी कि पृथ्वी एंड द अदर प्लैनेट्स और अन्य ग्रह रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, यानी कि ये सभी ग्रह यानी कि पृथ्वी को मिला करके जो बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, यानी कि पहली बार मानव इतिहास में एक विश्वीय समझ आई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ये पृथ्वी है ये अपने आप में एक सजीव यंत्र है। एनॉर्मस बीइंग, जैसे कि एक विशाल प्राणी हो, ऑफ विच वी आर द पार्ट्स, जिसके हम सभी हिस्से हों। इट हैज़ इट्स मेटाबॉलिक नीड्स, यानी कि इसकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेस, और इसकी एक विशेष प्रक्रिया भी है, विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, जिसका सम्मान यानी कि जिसका आदर किया जाना आवश्यक है, एंड प्रिजर्व्ड, और जिसको संभाल करके रखने की अति आवश्यकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने संपूर्ण मानव जाति को यह बताया था कि पृथ्वी और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर काटते हैं, और इससे जो पूरे विश्व है यानी कि एक विश्व, एक नई समझ यानी कि एक नई सोच की शुरुआत हुई। तो इसमें यह भी पता चलता है कि जो ये पृथ्वी ये अपने आप में एक सजीव यंत्र है, और यह एक ऐसा सजीव प्राणी है जिसके हम सभी हिस्से हैं, और इसकी अपनी एक विशेष आवश्यकताएं होती है और एक इसकी विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हमें संभालना और जिसका आदर सत्कार करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आ गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, यानी कि सन 1987 में एक ऐसा विचार लोकप्रिय हुआ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के था, यानी कि कायम रखे जाने वाला जो विकास है, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक प्रक्रिया ऐसी की जाने वाला जो विचार था जो कि कायम रखा जाएगा, यानी कि जिस विकास को बनाए रखे जाने का जो एक प्रयास था वो पॉपुलर हुआ, यानी कि वह लोकप्रिय हुआ सन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन, यानी कि वर्ल्ड कमीशन के द्वारा ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइंड, इन्होंने प्रकट किया यानी कि सामने रखा, द आइडिया, एक विचार, एक उपाय सामने रखा, ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड, यानी कि एक ऐसा विकास जो कि आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी योग्यताओं में किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, टू मीट देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि जो भविष्य की जो पीढ़ी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ बिना कोई कंप्रोमाइज़ यानी बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। और जो आपके सामने यहाँ पर आई और ई लिखा हुआ, इसका मतलब होता है दैट मीन्स, यानी कि अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचर वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी कि जो कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं जो उनकी आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकताओं को बिना कम किए आज की जो हमारे संसाधन हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, एक ऐसा विचार उन्होंने सामने रखा। आगे इसमें बताया गया कि इन द जू एट ल्यूसाका, यानी कि ल्यूसाका एक चिड़ियाघर में, जाम्बिया जो कि जाम्बिया में है, देयर इज अ केज, यानी कि वहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, यानी कि वहाँ पर एक सूचना पट पर यह लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, यानी कि संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर है इनसाइड द केज इज़ नो एनिमल, यानी कि इस पिंजरे के अंदर
कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर हो। बट अ मिरर वेयर यूर सी योर सेल्फ, बल्कि वह शीशा है, यानी कि वह दर्पण है जिसमें आपको खुद को देखते हैं। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक जो जानवर है वो सचमुच के जानवर ना होकर के वह व्यक्ति है, जो वह मनुष्य है जो कि दर्पण में अपने आप को देखता हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ द एजेंसीज, यानी कि फिर वहाँ पर उन एक धन्यवाद भी लिखा हुआ है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ द एजेंसीज, यानी कि इतने सारे संगठन को धन्यवाद करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कि अलग अलग देशों में चलाई जा रही है। A new awareness has now dawned up, यानी कि एक प्रकार की एक नई अवेयरनेस, एक नई जागरूकता की शुरुआत हो चुकी है। द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर है, यानी कि जो मनुष्य हैं, उनके अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता की शुरुआत हो चुकी है। ही हैज़ रियलाइज्ड, यानी कि मनुष्य ने महसूस किया है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया को स्थानांतरित करने की जो विजडम है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसको महसूस किया है, जो कि प्रभुता के ऊपर आधारित है। यानी कि जहाँ पर भी वो हमेशा अपने आप को प्रभुत्व के रूप में ही प्रकट करता था, यानी कि वो अपने आप को ही सबसे ऊपर मानता था। टू वन बेस्ड, और ऐसी प्रक्रिया में अपनी समझ को, यानी कि जो उन्होंने महसूस किया है, अपनी समझ को परिवर्तित करते हैं ऑन पार्टनरशिप, एक साझेदारी के रूप में, यानी कि प्रभुत्व की जो व्यवस्था है उस प्रभुत्व की व्यवस्था को हटा करके साझेदारी की व्यवस्था में अपनी समझ को परिवर्तित करते हैं। ये बात उसने महसूस कर ली है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य, ये वहाँ पर मान लिया गया है कि मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक जानवर है, जो कि अपने आप को हर तरफ सबसे बड़ा मानता है, सबसे बड़ा दिखाता है, यानी कि सबसे आगे वो रहने की कोशिश करता है। इस विचारधारा को बोलते हैं डोमिनेशन सिस्टम, और इस डोमिनेशन सिस्टम को हटा करके वो पार्टनरशिप सिस्टम के अंदर अपनी समझ को वो चेंज कर चुका है, यानी कि इस बात को वो महसूस कर चुका है। पार्टनरशिप सिस्टम होता है साझेदारी, यानी कि अब ये मान चुका है कि जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, उसी के साथ साथ जो अन्य जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे, उन सबको रहने का अधिकार है, ना कि सिर्फ उनको ही। आगे इसमें लिखा है कि साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, यानी कि वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई है लगभग 1.4 बिलियंस लिविंग स्पीसीज, यानी कि 1.4 बिलियंस प्रकार की जो अन्य जो प्रजातियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है। विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिसके साथ पूरी मानव जाति इस पृथ्वी पर रहती है। यहाँ पर लिखो विद विच, यानी कि जिसके साथ, मैनकाइंड यानी कि पूरी मानव जाति, शेयर्स द वर्ल्ड, शेयर्स द अर्थ, यानी कि जिन 1.4 मिलियंस जो प्रजातियां हैं उन सब के साथ मानव जाति भी पूरी पृथ्वी पर उनके साथ मिलकर के रहती है, यानी कि सभी मिलकर के पृथ्वी पर रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, कि अगर अनुमान लगाया जाए, यानी कि एक व्यापक रूप से अनुमान लगाया जाए, एज रिगार्ड्स इस संदर्भ में द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ अब भी हैं जिनकी अभी कोई सूची नहीं बनाई गई है। बायोलॉजिस्ट रेकन्स, यानी कि जीव वैज्ञानिकों का यह भी मानना है, यानी कि वो ये भी संकेत देते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियंस अदर लिविंग स्पीसीज, यानी कि 3 से लेकर के 100 मिलियन जो अन्य प्रजातियां हैं, स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, यानी कि वो अनाम यानी कि बेनाम रहने को मजबूर है, यानी कि उनको अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, जिनकी कोई भी सूची नहीं बनाई गई है। मीनियस डार्कनेस, और उनको एक अपमानजनक अंधेरे में ही छोड़ा हुआ है। आगे इसमें बताया गया था वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, यानी कि आरंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक, यानी कि बहुत सारे आयोग वहाँ पर बने हैं, तो आरंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक विच डील्ड इंटर ऑल विद द क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जिसने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो इंटर आलिया का वर्ड है जो आपके सामने लिखा है, इसका मतलब ये है कि अन्य जो बाकी बातें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए विद ए क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन पर विचार किया, एक प्रश्न पर विचार किया। वो कौन सा प्रश्न था? ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी, एंड इन्वायरमेंट, और पर्यावरण के संबंध में जो क्वेश्चंस थे, उन दोनों क्वेश्चंस को साथ साथ रखते हुए उन्होंने विचार किया। वॉज द ब्रेंट
और जो प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक था, उस आयोग का नाम था द ब्रेंट कमीशन, विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसके पास एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति थे, बहुत ही विशेष व्यक्ति थे। अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन का मतलब होता है एक विशेष भारतीय, एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जो कि इनके बाकी सदस्यों में से एक थे, जिनका नाम था मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और इस कमीशन की जो पहली रिपोर्ट थी उसमें एक सवाल उभर करके सामने आया। वो सवाल ये था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, क्या हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे जो उत्तराधिकारी यानी कि जो सक्सेसर्स हैं, तो क्या हम उनको देने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? आइस क्रोस्ड प्लेनेट, यानी कि एक झुलसा, एक सूखा हुआ ग्रह ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, जिसके अंदर जो रेगिस्तान वो धीरे धीरे उभर रहा हो, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप, और उजड़ा हुआ जो पूरा जो धरती है, जो भूदृश्य जहाँ पर कोई भी पेड़ आपको नज़र ना आए, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और बीमार पर्यावरण वाला एक ग्रह, क्या हम यही अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको देंगे? तो इस बात के आगे इसमें आपके सामने लिखा है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, की एक राइटर हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अपने विचारणीय पुस्तक में उन्होंने लिखा, जो बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यानी कि उन्होंने इस नाम की एक बुक लिखी। पॉइंट्स उसमें वो बताते हैं दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, यानी कि जो पृथ्वी के जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल जो प्रक्रिया हैं, वो 4 प्रकार की हैं, जिसमें से सबसे पहला है फिशर, यानी कि मत्स्य क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र है जहाँ पर मछलियाँ ही मछलियाँ होती हैं, वह क्षेत्र। फॉरेस्ट, जंगल यानी कि वृक्षों वाला क्षेत्र। ग्रासलैंड, घास के जो मैदान हैं। एंड क्रॉपलैंड, और फसल वाले मैदान हैं। यानी कि इन चारों क्षेत्र की वजह से जो एक हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि जिस नाम की जो इन्होंने जो बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स, वो बताते हैं कि अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी कि जो पृथ्वी का बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें मछलियों का एक क्षेत्र आता है, वनों का क्षेत्र आता है, घास के मैदान आते हैं, और फसल के जो मैदान आते हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही चारों मिल करके जो विश्व आर्थिक जो प्रक्रिया है उसके आधार को बनाते हैं। आगे इसमें बताया कि इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, यानी कि हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करने के अलावा, दीज 4, ये सभी जो चारों पॉइंट्स आपके सामने जो बताए गए थे, जो कि मत्स्य क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, फसल वाला क्षेत्र है, और जो घास के मैदान हैं, ये सभी हमें खाना प्रदान करने के अलावा दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये लगभग हमें हर प्रकार का जो कच्चा माल है, यानी कि वर्चुअली होता है लगभग सारा, ऑल द रॉ मटेरियल्स, यानी कि वह कच्चा माल जिससे कि बाकी चीज़ें बनाई जा सके, फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थों को छोड़कर, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, यानी कि वे सभी पदार्थ जो कि पेट्रोलियम से संबंधित जो पदार्थ होते हैं, उन दोनों चीज़ों को छोड़ करके जो ये चारों पॉइंट्स हैं, ये हमें लगभग हर प्रकार का जो कच्चा माल है वो प्रदान करते हैं। इन द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम, यानी कि मनुष्य ने इन चारों क्षेत्र की जो डिमांड है, यहाँ पर जो क्लेम्स है, इसका मतलब जो मांग है, जो डिमांड है, वो बहुत बड़े लेवल पर की है। आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि एक ऐसे स्तर पर उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ते हुए एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां पर उनको पूरा किया जाना लगभग असंभव है। आ पॉइंट, एक ऐसा स्तर, वेयर देयर प्रोडक्टिविटी, जहां पर जो उनका खुद का जो उत्पादन है, इज बीइंग अम्पेयर्ड, उनके खुद के उत्पादन में हानि हो रही है। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन दिस हैपेंस, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, यानी कि जो मत्स्य क्षेत्र हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी जो मात्रा घटना शुरू हो जाती है। फॉरेस्ट डिसअपियर्स, जो वन है, जो जंगल है, वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान हैं वो बहुत बड़े वीरान क्षेत्र में भू स्थान में बदल जाते हैं। एंड क्रॉप्स लैंड डिटेरोरेट, और जो फसल के जो मैदान होते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड,
कि प्रोटीन के प्रति सजगता और जागरूकता एंड प्रोटीन के प्रति जो भूख है, ऐसे संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे कि मछलियों का अत्यधिक पकड़ा जाना ये एक आम बात है जो कि प्रतिदिन होती रहती है। इन पुअर कंट्रीज गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड कि जो स्थानीय जो जंगल है उनको काटा जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग कि उनको खाना पकाने के लिए जो ईंधन है उसको प्राप्त करने के लिए जो गरीब देश हैं उसमें जो स्थानीय जंगल हैं उनको काटा जा रहा है। इन सम प्लेसेस और कुछ स्थानों पर तो फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड। और बहुत सी जगह तो ऐसे भी है कि फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव कि जो खाना बनाने वाला जो ईंधन है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है दैट व्हाट गोज अंडर द पोट जो कि उस बर्तन के नीचे जलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ना कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट कि उस भोजन की तुलना में जो ईंधन है वो इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि ईंधन की जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाती है और जो खाना बर्तन के अंदर जो पकाया जाता है उसकी कीमत उस ईंधन से कम होती है। Since the tropical forest is in the words of Dr. Mears the powerhouse of evolution कि हालांकि जो उष्णकटिबंधीय जो वन हैं वो जैविक विकास के लिए एक ऊर्जा स्रोत हैं जो कि डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में कहा गया है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन और जो अन्य प्रकार की जो स्पीसीज़ हैं जो प्रजातियां हैं वो विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन कि जैसे जैसे इन फॉरेस्ट को यानी कि इन जंगल को काटा जा रहा है उसी प्रकार जो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आगे इसमें बताया गया कि इट हैज़ बिन वेल सेड कि किसी ने क्या खूब कहा है यानी कि बहुत अच्छी बात कही गई है। द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड यानी कि जो जंगल है वो मानव जाति के पूर्वगामी हैं यानी कि मानव जाति से पहले जंगल आए थे एंड डेजर्ट्स और जो मरुस्थल है फॉलो वो मानव जाति का अनुगामी हैं यानी कि अगर मानव जाति खत्म होती है तो उसके बाद जो रहेगा वो सिर्फ मनुष्य रहेगा यानी कि जो जंगल है जंगल ही मानव जाति के होने का एक कारण है और अगर जंगल ही खत्म हो जाए तो मानव जाति भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ बचेगा सिर्फ मरुस्थल। द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कि उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उसके संसार की जो प्राचीन जो संपत्ति है यानी कि उष्णकटिबंधीय वन के संसार की प्राचीन संपत्ति इज़ नाउ एरोडिंग धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस एकर्स अ ईयर की प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ के हिसाब से वो प्रतिवर्ष ख़त्म होती जा रही है यानी कि उनको काटा जा रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग और जो गोबर है जो उसका बढ़ता हुआ जो प्रयोग है जलाने के लिए यानी कि ईंधन के रूप में जो गोबर को जलाया जा रहा है उसका जो बढ़ता हुआ प्रयोग है डिप्राइव्स द सॉइल यानी कि वो मिट्टी को वंचित करता है ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स कि मिट्टी को एक प्राकृतिक रूप से जो फर्टिलाइज़र जो उर्वरक जो शक्ति मिलती है उससे वो वंचित करता है क्योंकि जो जलाने के लिए जो गोबर है उसका बड़े पैमाने पर जो प्रयोग हो रहा है उसकी वजह से मिट्टी को जो प्राकृतिक रूप से जो उर्वरक शक्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आगे इसमें बताया गया कि द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड कि जो विश्व बैंक है उसने अनुमान लगाया है कि दैट अ 5-fold इंक्रीज यानी कि 5 गुना ज़्यादा इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड कि 5 गुना ज़्यादा की आवश्यकता है कि जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 यानी कि जिस हिसाब से सन 2000 तक जो विश्व बैंक ने ये कहा है कि लगभग जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। जो ये डिमांड है जो ईंधन है उसकी डिमांड को अगर आपको पूरा करना है तो आगे इसमें लिखा है कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट यानी कि हमारे भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है 48A उसके अंदर भी यह बताया गया है द स्टेट यानी कि जो राज्य है शेल एंडोवर वो प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट कि वो पर्यावरण को हेल्दी बनाने के लिए उनकी सुरक्षा करने के लिए
कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, और जंगल की रक्षा के लिए भी वो प्रयास करेगा। एंड वर्ल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश का जो वन्य जीवन है, यानी कि जो देश के वनों में जो जीवन रहता है, जो वन्य जीव प्राणी रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी वो प्रयास करेगा। बट लेकिन व्हाट काउज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट, यानी कि एक ऐसा तथ्य हमारे सामने है जो कि हमें दुख पहुंचाता है, जो अंतहीन है। व्हाट काउजेज एंडलेस एंग्विश, यानी कि जो हमें लगातार तरीके से, अंतहीन तरीके से दुख पहुंचाता है, वो भाव, वो तथ्य यह है कि दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि कानून का कभी भी सम्मान या आदर नहीं किया जाता है। नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, और ना ही उस कानून को हमारे इंडिया में लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, कि जैसे कि हमारे संविधान में ये कहा जाता है कि जातिवाद और छुआछूत एंड द बॉन्डेड लेबर, और जो बंधुआ जो मजदूर की जो रीति है, जो प्रक्रिया है, शैल बी एबॉलिश्ड, कि उसका अंत होगा। बट लेकिन दे फ्लोरिश सेमलेसली, लेकिन वे बेशर्मी से फलते फूलते जा रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि संविधान के लागू होने के 44 ईयर के बाद भी इस तरीके के जो गलत रीतियाँ हैं हमारे समाज में, बड़ी बेशर्मी से वो फलती फूलती जा रही है। और आगे इसमें यह भी बताया गया है कि अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, यानी कि हमारे संसद की अनुमान समिति की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, हैज़ डिलाइटेड, जो कि बात उन्होंने हाईलाइट की है, यानी कि सबके सामने रखी है, द नियरली कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट, जो कि विनाशकारी रूप से जो भारतीय जो जंगल है उनका विनाश किया जा रहा है बहुत ही भयंकर स्थिति से, ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, जो कि पिछले 4 दशकों से हो रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार, इंडिया इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट, कि भारत अपने जंगलों को खोता जा रहा है, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, यानी कि 3.7 मिलियन एकड़ की प्रति वर्ष की दर से भारत अपने जंगलों को खोता जा रहा है। लार्ज एरिया, और विशाल क्षेत्र, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एट फॉरेस्ट, जो कि विशाल रूप से जो जंगलों के लिए ही निर्दिष्ट कर दिए गए, यानी कि उनको निर्देश दिए गए कि यहाँ पर सिर्फ वन ही उगाए जाएंगे। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो पहले से ही वृक्ष विहीन है, यानी कि वहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं है, वो पहले से ही उजड़े हुए हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो वनों का जो वास्तविक जो हानि है, is estimated to be about 8 times the rate of indicated by government statistics, यानी कि जो वनों का जो वास्तविक जो हानि है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 8 गुना ज़्यादा है, यानी कि जितनी हानि सरकारी आंकड़ों में बताई गई है, वास्तविक रूप में वो उनसे 8 गुना ज़्यादा की हानि है, यानी कि वास्तव में 8 गुना ज़्यादा हानि के रूप में जो वृक्ष है वो काटे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही भयंकर स्थिति है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज, यानी कि जो वनों की वास्तविक जो हानि है, एस्टिमेटेड, जिसका अनुमान लगाया गया है, टू बी अबाउट 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना ज़्यादा है, द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिक्स, यानी कि उस रेट, यानी कि उस दर के अनुसार, उस दर की तुलना में लगभग वो 8 गुना ज़्यादा हानि है जो कि सरकारी आंकड़ों में सामने आई है। आगे इसमें बताया गया कि 3 ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी, यानी कि उपग्रह का प्रयोग करते हुए और हवाई चित्र लेते हुए एक 3 साल का एक अध्ययन किया गया, कंडक्टेड, जो कि चलाया गया है बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाया गया 3 साल का अध्ययन, जिसके अंदर उन्होंने उपग्रह और हवाई चित्रों का प्रयोग किया। वॉन्स, उस अध्ययन से हमें चेतावनी मिलती है कि दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली, कि जो पर्यावरण है वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, वह इतना ख़राब हो चुका है कि इट इज़ क्रिटिकल, कि यह दयनीय स्थिति में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज़, यानी कि 88 जो देश हैं उनमें से ज़्यादातर देशों में ये बहुत ही दयनीय, बहुत ही गंभीर स्थिति में है। इन्वेस्टिगेटेड, जिन 88 देशों का अध्ययन किया गया है। आगे इसमें बताया गया कि देयर कैन बी नो डाउट, कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन,
यानी कि संसार की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, यानी कि बहुत मजबूत कारकों में से यह भी एक कारक है। डिस्टॉर्टिंग, जो कि खराब कर रहा है, जो कि बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि आने वाली जो ह्यूमन सोसाइटी यानी कि जो भविष्य में आने वाला जो मानवीय समाज है उसके फ्यूचर को खराब करने में जो इस समय जो वर्तमान काल में जो विश्व की बढ़ती जनसंख्या वो एक मजबूत कारक है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स, यानी कि मानव जाति को लगभग 10 लाख वर्षों से भी ज़्यादा का समय लगा टू रीच द फर्स्ट मिलियन, यानी कि 1 अरब की जनसंख्या बनने में मानव जाति को लगभग 10 लाख वर्षों का समय लगा। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, यानी कि सन 1800 में जो ये जनसंख्या थी वो लगभग 1 अरब के अनुमान में थी। बाय द ईयर 1900 और सन 1900 में सेकंड बिलियन वाज एडेड की जनसंख्या में 1 अरब की जनसंख्या और जुड़ गई है। एंड द 20th सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी में लगभग 3.7 अरब की जनसंख्या इसमें और शामिल हो गई है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, यानी कि वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 5.7 बिलियन यानी कि 5 अरब और 70 करोड़ की जनसंख्या है। एवरी 4 डेज, हर चौथे दिन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, कि हर चौथे दिन संसार की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन के अनुसार बढ़ रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, कि जैसे जैसे इनकम यानी कि आय बढ़ती है वैसे वैसे संतान उत्पत्ति कम होती चली जाती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य में सुधार आता है। दस इस प्रकार डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव, कि जो विकास है वो संतान की उत्पत्ति में सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल, लेकिन जो विकास है वह स्वयं भी संभव नहीं हो सकता। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यू, कि अगर जो वर्तमान की जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है जिस हिसाब से वो बढ़ रही है, अगर वो इसी तरीके से बढ़ती रही तो जो विकास है वो अपने आप में खुद भी संभव नहीं हो सकता। आगे इसमें लिखा है कि द रिच गेट रिचर, यानी कि जो अमीर होते हैं वो और भी अमीर बन जाते हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो और भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। विच कंडेम्स, जो कि उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है। देम टू रिमेन पुअर, जिसकी वजह से वो गरीब ही बने रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, कि ज़्यादा बच्चों का अर्थ यह नहीं है कि ज़्यादा कर्मचारी यानी कि ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हों। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ज़्यादा संतान पैदा करना मतलब ज़्यादा व्यक्ति का बिना कार्य के होना यानी कि बेरोजगार होना। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, कि ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि मनुष्य के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए। एंड और कंपल्सरीली, और आवश्यक रूप से स्टेलाइज्ड, आवश्यक रूप से उनकी नसबंदी कर दी जाए। लेकिन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, लेकिन इसके अलावा कोई और भी रास्ता नहीं है यानी कि और कोई विकल्प नहीं है। टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, कि बिना दबाव के जो परिवार नियोजन की जो योजना है उसको अपनी इच्छा से अगर वो प्रयोग में लाते हैं यानी कि अपनी इच्छा से कम बच्चे पैदा करते हैं, तो इसके अलावा और कोई विकल्प उनके पास है ही नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि लगातार रहने वाली गरीबी और जनसंख्या पर नियंत्रण के बीच में एक जो चयन है वही सचमुच में एकमात्र रास्ता है। आगे इसमें लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियंस टुडे, यानी कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है उसको अनुमान लगाते हुए कहा जा सकता है कि वे 920 मिलियन हैं। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका पुट टुगेदर, कि वह इतनी ज़्यादा है कि अगर अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की जनसंख्या को एक साथ गिना जाए तो उस जनसंख्या से भी ज़्यादा अकेले भारत की जनसंख्या है जो कि 920 मिलियन है। नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, यानी कि जो भारत की स्थिति को अच्छे से जानता हो उनमें से कोई भी व्यक्ति वो डाउट यानी कि कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं करेगा दैट कि
द होप ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो आशाएं हैं वो डाई, कि वो मर जाएंगी, यानी कि लोगों की आशाएं खत्म हो जाएंगी। इन देयर हंग्री हंटमेंट्स, यानी कि उनकी जो भूखमरी वाली जो झोपड़पट्टी है उनके अंदर उनकी सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। अनलेस, अगर नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिविंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, की अगर जनसंख्या के कंट्रोल को यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि सबसे अधिक महत्ता ना दी जाए तो झोपड़पट्टी में उनकी सारी की सारी आशाएं मर जाएंगी। आगे इसमें लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, की मानव इतिहास में पहली बार वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, यानी कि सामान्य से हटकर हम एक अलग प्रकार की चिंता देख रहे हैं, यानी कि हमें एक प्रकार की चिंता नज़र आ रही है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल, यानी कि मनुष्य को ही नहीं बचाना बल्कि बट ऑफ द प्लेनेट, बल्कि उस ग्रह को भी बचाना है जिस पर मनुष्य रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। वी हैव बिगन, कि हमने शुरू कर दिया टू टेक अ होलिस्टिक व्यू, के एक विस्तृत विचार पर सोचना शुरू कर दिया, यानी कि हमने एक विस्तृत विचार करना शुरू कर दिया है। और द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, की हमारा अस्तित्व का जो आधार है उसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी विस्तृत है, यानी कि अ होलिस्टिक व्यू का मतलब तो होता है कि एक विस्तृत विचार। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, कि जो पर्यावरणीय जो समस्या है वह आवश्यक रूप से हमारे मृत्यु का संकेत नहीं है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, कि यह हमें भविष्य में ले जाने के लिए एक पासपोर्ट के समान है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, की एक उभरते हुए नए संसार का जो दृष्टिकोण है, हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर दी है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, कि यह एक विस्तृत और पारिस्थितिक विचार है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड, और समूचे संसार को यानी कि पूरे विश्व को एक समान यानी कि एक रूप में देखते हुए, रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स, ना कि अलग अलग खंडों के टुकड़ों को एक संग्रह के रूप में देखते हुए, यानी कि जो ये विचार है, जो नया उभरता हुआ जो हमारा विश्व है उसका जो विचार है, उसने हमें एक जिम्मेदारी दी है जो कि एक संपूर्ण और पारिस्थितिक विचार है, जो कि पूरे विश्व को एकता के रूप में देखता है, यानी कि एक ही खंड के रूप में देखता है, ना कि अलग अलग टुकड़ों के संग्रह के रूप में देखता है। बट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, की और कितना ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉइंट, यानी कि अगर ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है अगर वो अपने विचारों को जो ड्यू पॉइंट के जो चेयरमैन हैं उनके विचारों से अगर वो अपने विचारों को साझा करते हैं, यानी कि अगर वो उनके विचारों से सहमत होते हैं तो और कितना अधिक परिवर्तन आ जाएगा। मिस्टर एजर एस वुलर्ड हु 5 years ago डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, कि मिस्टर एजर एस वुलर्ड जिन्होंने 5 साल पहले खुद को यह घोषित कर दिया था टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, कि वो उस कंपनी के एक मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी हैं। ये सेट जिन्होंने ये कहा कि आवर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, की हमारा जो लगातार जो अस्तित्व है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर, कि जिस तरीके से आगे ये बढ़ रहा है इसको आवश्यकता है, इसको इस चीज़ की आवश्यकता है कि दैट वी एक्सेल इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, कि हम अपने पर्यावरण में भी अपना भागीदारी करें, यानी कि पर्यावरण में भी हम अपना रोल निभाएं। आगे इसमें बताया गया कि ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी कि अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मार्गरेट थैचर ने बहुत सारे कथन कहे थे। नॉन हैज़ पास सो डिसिसिवली, उनमें से कोई भी कथन निर्णायक रूप से सफल नहीं हुआ। इनटू करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भाषा में उन्होंने कहे थे। यूजेस, जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा। एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, जितने की जो उनके ये विशेष शब्द जितने कि ये सफल हुए इतने उनमें से कोई भी निर्णायक रूप से नहीं सफल हुए। उन्होंने क्या कहा था, उनका आगे एक सेंटेंस लिखा है, उनका एक कथन लिखा हुआ है कि यही कथन उनका सबसे ज़्यादा प्रचलित और सफल हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी का एकमात्र असीमित अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव इज़ लाइफ टेनेंसी, यानी कि हम सभी के पास जो ज़िंदगी है जो जीवन है
वो एक प्रकार की किराएदारी यानी कि हम किराएदार के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हैं। विद फुल रिपेयरिंग लीज यानी कि एक मरम्मत के वादे के साथ, यानी कि जिस तरीके से हम किसी भी घर में किराएदार के रूप में रहते हैं और वहाँ की मरम्मत का हम एक वादा करते हुए रहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमें जो ये पृथ्वी है हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी विरासत में नहीं मिली है। यहाँ पर इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में किसी चीज़ का मिलना, यानी कि वो कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है हमें अपने पूर्वजों के द्वारा किसी विरासत में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने ये पृथ्वी अपने आने वाले संतानों से उधार ली है। यानी कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो पृथ्वी अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली संतानों को उनको वापस करें और सही रूप में वापस करें, सही सलामत वापस करें। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, उसकी हिंदी और उसके अर्थ को जानने की कोशिश की और पूरी व्याख्या आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की। इस चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, यानी कि एक बीमार ग्रह, यानी कि जो बीमार ग्रह वो हमारी पृथ्वी है और उसमें जो हरित क्रांति है यानी कि जो हरित आंदोलन है उसकी क्या भूमिका है। तो सारे चैप्टर को आई होप कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और उसको समझा होगा और साथ साथ इस चैप्टर को समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को लेकर के आएंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।